नॉवल ऑफ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। कहानियों का सफर शुरू होता है। अकादमी के प्रमुख ने सान्विका के विवेकपूर्ण और समझदार व्यवहार को देखा तो वे मुस्कुराए। सचमुच परमजीत का भाग्य बहुत अच्छा है कि उन्हें तुम जैसी शिष्या मिली। उन्हें अपने दो शिष्यों की याद आई और प्रमुख ने चुपचाप एक आह भरी। सान्विका को उनका अतीत अच्छी तरह से पता था और उनके चेहरे की उदासी देखकर वह उन्हें सांत्वना नहीं दे पाई। वह बस खामोशी में डूब गई। बिना कुछ कहे प्रमुख ने अपना हाथ आसमान की ओर उठाया और फिर उसे अमरवीर की दिशा में धकेल दिया। उसी पल सान्विका को लगा जैसे उस क्षेत्र का आकाश और पृथ्वी दो हिस्सों में कट गए हों, मानो एक विशाल अदृश्य हथेली उस क्षेत्र को सभी ताक झांक करने वाली नजरों से बचा रही हो। इस युवा का यह उन्नति भेद ब्रेक थ्रू काफी हलचल पैदा कर सकता है, इसलिए इसे छुपाना सबसे अच्छा होगा। ये दूसरों द्वारा जांच से बचने के लिए है, प्रमुख ने समझाना शुरू किया। सान्विका असमंजस में थी। ये प्रमुख जो अक्सर पूरे साल दूसरों के सामने प्रकट नहीं होते थे, वह अमरवीर में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे थे। लेकिन भले ही वह हैरान थी, उसने पूछने की हिम्मत नहीं की। एक बूढ़े और एक युवा ने लगभग 100 फुट की दूरी पर खड़े होकर अमरवीर की स्थिति पर नजर रखी। संसार की ऊर्जा अमरवीर के कठोर काया टेम्पर्ड बॉडी चरण में प्रवेश कर गई और उसके हर इंच में फैल गई। हालांकि कोई शुरुआती तत्व के उतार चढ़ाव को महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन वे देख सकते थे कि 10 फुट के दायरे में अमरवीर के चारों ओर एक बड़ी आंधी घूम रही थी। ये हलचल सचमुच छोटी नहीं थी। ये केवल आरंभिक तत्व इनिशियल एलिमेंट चरण में एक उन्नति भेद था। तो यह ऐसा कैसे हो सकता है? सान्विका को यह सचमुच समझ नहीं आया। समय बीतने के साथ अमरवीर के शरीर में धीमी धीमी ढोल की आवाज शुरू हो गई। उसने महसूस किया कि उसका शरीर एक गुब्बारे की तरह फूल रहा है, क्योंकि उसमें काफी मात्रा में संसार की ऊर्जा भर रही थी। जैसे ही सान्विका छुपकर उसके लिए चिंतित हो रही थी, उसका शरीर वापस पहले जैसा हो गया। प्रमुख की बाधा के बावजूद वह अभी भी संसार की अशुभ प्राण चीख की हलचल महसूस कर सकती थी। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि संसार की विशाल प्राण को अमरवीर ने पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। और अप्रत्याशित रूप से वलयित धार कॉइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम से एक धधकती हुई लाल ऊर्जा की धारा बाहर निकली। ऊर्जा की ये धारियां लाल रिबन की तरह थीं, जो वलयित धार के तल से उठकर अमरवीर के रोम छिद्रों से उसके अंदर प्रवेश कर गईं। यांग गुण प्राण। सान्विका को एहसास हुआ कि अमरवीर ने पहले जो ऊर्जा अवशोषित की थी, वह संसार की ऊर्जा थी और इस बार यह यांग गुण प्राण थी। हालांकि इसे अभी भी संसार की ऊर्जा माना जा सकता था, यह एक विशेष गुण वाली ऊर्जा थी। इस यांग गुण प्राण के अमरवीर द्वारा पूरी तरह से अवशोषित हो जाने के बाद ही हलचल शांत हुई। बुरा नहीं, प्रमुख हल्के से मुस्कुराए और अपने द्वारा बनाई गई बाधा को हटाने के लिए चुटकी बजाई। एक सेकंड में उनका आकृति गायब हो गई, केवल उनकी आवाज सान्विका के कान के पास बची। कृपया मेरी ओर से अपने गुरु का हाल चाल पूछना। समझ गई, सान्विका ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, इससे पहले कि वह अमरवीर के उन्नति भेद के परिणामों की जांच करने चली गई। सिर्फ एक नजर से सान्विका दंग रह गई। आरंभिक तत्व दूसरा चरण। उसे लगा कि उसने गलती से महसूस किया है, इसलिए उसने फिर से जांच की और पुष्टि की कि अमरवीर वास्तव में आरंभिक तत्व के दूसरे चरण तक पहुंच गया था। इस बार उसके उन्नति भेद में न केवल एक उच्च क्षेत्र में प्रवेश करना शामिल था, बल्कि एक उपचरण को भी पार करना शामिल था। क्या वह सपना देख रही थी? सान्विका का अपना शरीर विशेष था और अपनी सावधानीपूर्वक खेती और प्रशिक्षण के बावजूद जब उसने उन्नति भेद किया तो उसने सीधे 2 चरण पार नहीं किए थे। इसलिए आज जब उसने अमरवीर को अपने सामने यह उपलब्धि हासिल करते हुए देखा तो वह चकित क्यों नहीं होती। जैसे ही वह स्तब्ध होकर उसे घूर रही थी, अमरवीर जो पालथी मारकर बैठा था, अचानक खुद से बुदबुदाया, तो यह ऐसा था। इतना कहने पर उसके शरीर से संसार की प्राण की हलचल और घनी हो गई। उसने आरंभिक तत्व के तीसरे चरण में उन्नति भेद कर लिया। अविश्वसनीय। सान्विका को समझ नहीं आया कि कैसे प्रतिक्रिया दें, क्योंकि उसे एक बार फिर अपने आत्मविश्वास पर एक झटका लगा। कुछ देर अपनी जगह पर खड़ी रहने के बाद और यह पुष्टि करने के बाद कि अमरवीर की शक्ति अब और नहीं बढ़ेगी, सान्विका ने आखिरकार राहत की सांस ली और फिर दुख के साथ चली गई। अमरवीर पूरी रात वलयित धार के पास बैठा रहा, लेकिन उसने अपने शुद्ध यांग रणनीति ट्रू यांग टैक्टिक्स की खेती बिल्कुल नहीं की, बल्कि उसने अपने उन्नति भेद के दौरान प्राप्त अंतर्दृष्टि को समझने पर ध्यान केंद्रित किया। उसके उन्नति भेद के दौरान 2 अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं ने अमरवीर में प्रवेश किया था। एक संसार की ऊर्जा थी, यह उसके नाभि डांटियंट में अवशोषित नहीं हुई थी।
यह उसकी हड्डियों द्वारा अवशोषित की गई थी, सिवाय कठोर काया ऊर्जा के एक हिस्से के। दूसरी प्रकार की ऊर्जा वलयित धार के भीतर से यांग गुण ऊर्जा थी जो पूरी तरह से उसकी बन गई थी। यह ऊर्जा यांग तरल यांग लिक्विड की 5 बूंदों में संघनित हो गई थी और शांति से उसके नाभि के भीतर निवास कर रही थी। पूरी रात सोचने के बाद अमरवीर को आखिरकार एक स्पष्ट समझ हासिल हुई। सोने का कंकाल तब महसूस कर सकता था जब उसे चोट लगती थी या दर्द होता था और उसकी सहनशक्ति को बहाल करता था, लेकिन इस बढ़ावा को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता थी। ये कुछ भी नहीं से नहीं आ सकता था, इसलिए इसका संसार की ऊर्जा को अवशोषित करना समझना मुश्किल नहीं था। इस बार उसके द्वारा अवशोषित संसार की ऊर्जा बाद में उसे वापस दे दी जाएगी जब उसे सहनशक्ति बढ़ाने की आवश्यकता होगी। ये भी सोने के कंकाल के गहरे उपयोगों में से एक था, और यही कारण था कि यह लड़ाई के दौरान जरूरत पड़ने पर उसकी सहनशक्ति की पूर्ति कर सकता था। अमरवीर ने यह भी सोचा था कि वह केवल यांग प्रकार की ऊर्जा ही ले सकता है क्योंकि वह शुद्ध यांग रणनीति की खेती कर रहा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि इस सिद्धांत का परीक्षण किया जाना चाहिए। अगर वह वास्तव में यांग गुण की ऊर्जा नहीं थी उसे भी अवशोषित कर सकता, तो उसकी प्रशिक्षण गति पहले से भी तेज हो जाएगी। इससे अमरवीर थोड़ा खुश हुआ। भले ही शुद्ध यांग रणनीति शक्तिशाली थी, फिर भी इसकी सीमाएं थीं। हालांकि अगर उसका सिद्धांत सही था, तो उसे अब उपयुक्त प्रशिक्षण वातावरण खोजने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। गहरी सांस लेते हुए अमरवीर खड़ा हो गया, अपनी पूरी एकाग्रता का उपयोग करते हुए यह महसूस करने के लिए कि उसने वास्तव में उन्नति भेद किया था और वह आरंभिक तत्व के तीसरे चरण में था। पिछली रात उसके शरीर में प्रवेश करने वाली 2 ऊर्जाओं के आकार को याद करते हुए अमरवीर सहज महसूस कर रहा था। उसके आंतरिक संसार प्राण के स्थिर होने के साथ आरंभिक तत्व चरण में पहुंचना, भले ही उसकी संसार प्राण की मात्रा कम थी, यह उन्नति भेद स्पष्ट रूप से असामान्य था। उसके शरीर में संसार प्राण ने उसके स्वर्ग चक्र को बढ़ाने, उसके स्वर्ग और पृथ्वी सेतु को जोड़ने में सफलता प्राप्त की थी और इस प्रकार उसकी शुद्ध यांग रणनीति के काम करने की गति में वृद्धि हुई थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि इस चरण तक पहुंचने के बाद कुछ हद तक प्रशिक्षण आसान था, लेकिन निश्चित रूप से पूर्व शर्त यह थी कि आपके पास एक उपयुक्त खेती का वातावरण हो। वलयित धार से वापस चलते हुए अमरवीर को केवल खुशी महसूस हुई। एक क्षेत्र में वृद्धि के साथ दुनिया के बारे में उसका दृष्टिकोण थोड़ा बदल गया था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी आंखें थोड़ी स्पष्ट हो गईं। 50 फुट के दायरे में वह एक व्यक्ति की सांस को भी महसूस कर सकता था। जैसे ही वह अपनी लकड़ी की झोपड़ी की ओर चल रहा था, अमरवीर ने अचानक एक परिचित दर्द भरी चीख सुनी। अपनी चाल रोककर अमरवीर सुनने गया, लेकिन हंसने की इच्छा का विरोध नहीं कर सका। सुमन को फिर से कोई कैसे पीट रहा था, लेकिन यह मुख्य द्वार के क्षेत्र के अंदर था, इसलिए अगर उसे कोई पीट रहा था, तो यह शायद एक द्वंद्व के कारण था। अगर वह दूसरों से मुकाबला नहीं कर सकता था, तो वह किसी और को दोष नहीं दे सकता था। जो भी हो, अमरवीर ने जाकर देखने का फैसला किया कि क्या हो रहा है। गगन दुर्ग अकादमी मंडप के अंदर जैसे ही लोगों ने द्वंद्व शुरू किया, कोई भी जगह युद्ध का मैदान बन सकती थी। जहां सुमन को पीटा जा रहा था और जहां अमरवीर था, वहां की दूरी वास्तव में उतनी दूर नहीं थी, और वहां पहुंचने से पहले आपको केवल थोड़ी दूरी तक चलना पड़ता था। वहां काफी संख्या में लोग तमाशा देख रहे थे, और जैसे ही अमरवीर ने अपनी आंखें दृश्य पर घुमाईं, उसने स्पष्ट रूप से लोगों के 2 मुख्य समूहों को देखा। जहां वह खड़ा था, वहां से लगभग 10 फुट की दूरी पर परिचित लियाकत और जाहिद और अन्य अधीनस्थ थे, लेकिन उनके भाव क्रोध से भरे थे क्योंकि वे अपने सामने वाले लोगों का सामना कर रहे थे। ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। जैसा कि अमरवीर ने ये देखा, उसकी भौहें तन गईं। मुख्य द्वार के शिष्यों के बीच तुलना, कोई भी हारे या जीते, यह इस हद तक नहीं बढ़ेगा। लियाकत और अन्य स्पष्ट रूप से ऐसे लग रहे थे जैसे वे किसी अन्याय से नाराज महसूस कर रहे थे और जैसे वे गिरोह युद्ध शुरू करना चाहते थे। कुछ संदेहों को अपने साथ लाते हुए अमरवीर धीरे धीरे लियाकत की ओर चलने के लिए भीड़ को तोड़कर आगे बढ़ा। उसने देखा कि सुमन की नाक से खून बह रहा था और चेहरा सूजा हुआ था। वह एक ऐसे युवक का सामना करते हुए काफी दयनीय लग रहा था जो उससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता था। वह युवक बहुत शांत और संयमित था, उसके शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं था क्योंकि वह सुमन पर एक तिरस्कारपूर्ण नजर के साथ मुस्कुरा रहा था। जैसे ही उसने सुमन के हमलों को आसानी से रोका, वह उसे उकसा भी रहा था। और जैसे ही सुमन ने जोर से चिल्लाया, वह आगे कूदा, लेकिन उसके हमले को आसानी से नाकाम कर दिया गया।
थोड़ी देर देखने के बाद अमरवीर की भौहें तन गईं क्योंकि उसने देखा कि यह इसलिए नहीं था क्योंकि सुमन के हमले उस युवक को नहीं लगे थे, बल्कि सुमन के हमले का कोई असर नहीं हुआ था, भले ही वे लगे हों। जब सुमन का मुक्का लगा तो उस युवक ने एक पलक भी नहीं झपकाई, जबकि सुमन को दूसरी ओर कुछ हल्की चोटें लगीं। दोनों के बीच संसार प्राण ऊर्जा के उतार चढ़ाव में अंतर काफी कम था, दूसरे शब्दों में उनकी ताकत लगभग बराबर थी। जब वे लड़े तो इतनी बड़ी असमानता कैसे हो सकती थी? क्या हो रहा है? अमरवीर ने लियाकत के कंधे पर थपथपाया और पूछा। पीछे मुड़कर लियाकत का चेहरा खुशी से भर गया क्योंकि उसने जवाब दिया, अमर भाई। इस चिल्लाहट को सुनकर जाहिद और अन्य लोगों ने अमरवीर को देखा और उनका अभिवादन करने गए इससे पहले कि वे वापस मुड़कर अपने सामने वाले लोगों का सामना करें। क्यों सुमन उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है? अमरवीर ने अपनी उलझन व्यक्त की, उनकी ताकत लगभग समान होनी चाहिए। लियाकत ने तुरंत सिर हिलाया, हालांकि उसका भाव गिर गया। हाँ, सुमन युवा मालिक वर्तमान में आरंभिक तत्व के दूसरे चरण में है जबकि वह व्यक्ति आरंभिक तत्व के तीसरे चरण में है। अगर आप वास्तव में चाहते थे कि यह उचित हो, तो आपको कहना होगा कि सुमन युवा मालिक बिल्कुल उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं है, इसलिए उनके लिए आसान समय नहीं होगा। लेकिन यह व्यक्ति बहुत ही तुच्छ है। साथ ही शिष्यों के रूप में जब हम विचारों का आदान प्रदान कर रहे होते हैं और अपने द्वंद्व के दौरान हम किसी भी खजाने या कलाकृतियों आर्टिफैक्ट का उपयोग नहीं करते हैं, हालांकि उसने वास्तव में एक रक्षात्मक कलाकृति पहनने की हिम्मत की। सुमन के हमले अपनी शक्ति कैसे दिखा सकते हैं? जब उसने ये सुना तो अमरवीर के भाव ने उसके विचार को दिखाया। रक्षात्मक कलाकृति। सही। लियाकत ने अपने दांत भींचे। वह महावृद्ध का असली पोता है, उसे विराट कहते हैं। उसकी रक्षात्मक कलाकृति उसे महावृद्ध ने व्यक्तिगत रूप से दी थी। एक और दूसरी पीढ़ी का मालिक। चीजें धीरे धीरे स्पष्ट हो गईं। सुमन के पीछे एक वृद्ध था और यह विराट महावृद्ध का पोता था। दोनों के पास शक्तिशाली समर्थन था, उनकी स्थिति लगभग समान थी, इसलिए अगर दूसरे सुमन से लड़ने की हिम्मत नहीं करते थे, तो इसका मतलब यह नहीं था कि विराट हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक रक्षात्मक कलाकृति पहनना थोड़ा अनुचित था। महावृद्ध और द्वितीय वृद्ध के बीच कभी भी अच्छे संबंध नहीं थे, इतना कि सुमन और इस विराट के बीच भी एक दूसरे के प्रति नकारात्मक धारणाएं थीं। अब जब उसे यह अवसर मिला है, तो वह निश्चित रूप से सुमन को एक क्रूर सबक सिखाने की योजना बना रहा है। लियाकत छुपकर चिंतित था। अमरवीर ने ओह किया, तो ये सिर्फ कुछ उबाऊ और व्यर्थ आंतरिक संघर्ष था। अमर भाई, कृपया सुमन युवा मालिक को बचाने का कोई तरीका सोचें। आप उनका चरित्र जानते हैं, अगर वह इस तरह जारी रहे तो उन्हें भारी चोटें लगेंगी। अमरवीर शांत रहा। मुख्य द्वार के शिष्यों के बीच विचारों का आदान प्रदान, अगर आप उनके बराबर नहीं हैं तो आपको थोड़ा पीटा जाता है। क्या आप कह रहे हैं कि गगन दुर्ग शिष्य इससे डरते हैं? लेकिन ये द्वंद्व शुरू से ही उचित नहीं था और विराट अपनी रक्षात्मक कलाकृति की शक्ति के पीछे छिपा हुआ है। अमरवीर ने शांति से हंसा, ये दुनिया कभी निष्पक्ष नहीं थी। शक्तिशाली कमजोरों पर शिकार करते हैं, शक्तिशाली का सम्मान किया जाता है। आप लोगों को पहले से ही यह सब पता होना चाहिए। लियाकत निःशब्द हो गया, शब्दों की कमी से असमर्थ हो गया। मुख्य द्वार के शिष्यों के बीच विचारों के आदान प्रदान में वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। हालांकि अमरवीर के कार्य अतीत में भयंकर थे, यहाँ तक कि वह भी स्कूल के नियमों की अवज्ञा नहीं कर सकता था, तो वे उससे कैसे उम्मीद कर सकते थे कि वह जाकर पिछली बार की तरह सुमन को बचाएगा। युद्ध के मैदान पर सुमन पहले ही ढहने के कगार पर था और उसके हमलों में अब ज्यादा ताकत नहीं थी। विराट जोर से हंस रहा था, इस परिणाम से असाधारण रूप से खुश था। अपनी छाती पर गर्व से मारते हुए उसने कहा, सुमन शिष्ट मत बनो, कृपया आगे आओ। ये युवा मालिक आज बहुत उदार महसूस कर रहा है, क्योंकि मैं इस जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलूंगा। और अगर तुम मुझे चोट पहुंचाने में सक्षम हो, तो यह मेरी हार होगी। सुमन की आंखें धुंधली हो गईं, उसके दोनों मुट्ठियों पर लाल खून के धब्बे थे। विराट ने जो रक्षात्मक कलाकृति पहनी थी, उसमें न केवल रक्षात्मक गुण थे, बल्कि यह संसार प्राण से प्रभावित हमलों को भी विचलित कर सकती थी, जिससे सुमन के हर हमले को कम से कम आधी मूल शक्ति के साथ उस पर वापस उछाल दिया जाता था। उसके मुट्ठियों पर चोटें इसी के कारण हुई थीं। विराट के अभिमानी शब्दों को सुनकर सुमन ने कुछ खून थूक दिया क्योंकि उसने तिरस्कार से भरा जवाब दिया, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम वह कछुए का खोल उतार दो जो तुमने पहना है। अगर यह युवा मालिक तुम्हें तब तक नहीं पीटता जब तक तुम केवल रेंग न सको, तो तुम मेरे पोते नहीं हो।
विराट का भाव ठंडा और अशुभ हो गया। बुरी तरह से हंसते हुए, कम साहस नहीं। तुमने वास्तव में मेरा फायदा उठाने की हिम्मत की। तुम अपने शब्दों की कीमत चुकाओगे। विराट स्पष्ट रूप से क्रोधित था। 3 कदम, 2 कदम, वह सुमन की ओर भागा। सुमन के गाल पर एक मुक्का मारा। सुमन केवल अपने हाथों से रोकने की कोशिश कर सकता था, लेकिन उसकी ताकत पहले ही अपने प्रतिद्वंद्वी से अतुलनीय थी, इसलिए वह उसका बचाव नहीं कर सका। जैसे ही मुक्का लगा, इसने तुरंत उसके गाल को सूज दिया और उसका सिर 180 डिग्री घूम गया। विराट एक बाघ की तरह रौबदार था। आगे बढ़ते हुए उसने लात मारी और सुमन को जमीन पर लात मारी, इससे पहले कि वह अपने दोनों मुट्ठियों को नीचे फेंके। सुमन ने विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। विराट ने जो रक्षात्मक कलाकृति पहनी थी, उसमें स्पष्ट रूप से कई उपयोग थे और यह कुछ ऐसा नहीं था जिसका सुमन अपनी वर्तमान ताकत से मुकाबला कर सके। मुझे दादा कहो और यह युवा मालिक तुम्हें बख्श देगा। थोड़ी देर तक उसे मारने के बाद विराट ने ये कहने के लिए रुका। सुमन ने ठंडे होकर ऊपर देखा। उसकी आंखों में घृणा स्पष्ट थी। मुस्कुराते हुए, पिछली बार सुमन मुश्किल से गौरव को अपने सिर में एक पत्थर को तोड़ने से बचने में कामयाब रहा था, लेकिन उसने अभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया था। वह इस बार कैसे आत्मसमर्पण कर सकता था? तुम मुझे हंसाते हो। विराट ने संकोच नहीं किया और सुमन को फिर से मारना शुरू कर दिया। सुमन के दांत उड़ गए और उसकी नाक से खून बहने लगा, जिससे उसका रूप काफी दयनीय हो गया। इस विराट के हाथ बहुत भयंकर थे, यहाँ तक कि गौरव के हाथों से भी ज्यादा। सुमन, युवा मालिक, लियाकत और अन्य लोग अब इसे सहन नहीं कर सके, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, उन्हें एहसास हुआ कि वे और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मुख्य द्वार के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता था। विराट ने जारी नहीं रखा, बल्कि लियाकत और बाकी लोगों पर व्यंग्य करने के लिए मुड़ा। उसने कहा, तुम उसे बचाना चाहते हो? लियाकत और अन्य ने जवाब नहीं दिया, लेकिन गहरी सांस ली, शिकायत से भरे हुए। मैंने पूछा, क्या तुम उसे बचाना चाहते हो? उसने सुमन के चेहरे पर हाथ मारा, क्योंकि उसने फिर से बुरी तरह से पूछा। सुमन को फिर से हमला होते देख उन्होंने सिर हिलाया, लेकिन डर था कि वह कुछ साजिश कर रहा था। तब घुटने टेक दो। आज्ञाकारी होकर कुछ बार साष्टांग प्रणाम करो, और अगर यह स्वामी अच्छा महसूस कर रहा है, तो मैं उसे आज बख्श दूंगा। चूंकि विराट पूरी तरह से सुमन से निपट नहीं सका, वह लियाकत और अन्य लोगों की ओर मुड़ गया। चूंकि वे सुमन के अधीनस्थ थे, अगर उन्हें अपमानित किया गया, तो ये सुमन को अपमानित करने के बराबर था। ये सुनकर वहां के लोग हल्ला मचा गए, जबकि लियाकत और बाकी लोग पीले चेहरे वाले हो गए, अत्यधिक अपमानित। सुमन ने उनकी ओर देखने के लिए संघर्ष किया, और अपने टूटे हुए दांतों के साथ उसने कहा, उसकी बात मत सुनो। पाक की आवाज आई जैसे ही सुमन को एक और थप्पड़ मिला। लियाकत और अन्य लोग डर से पीले पड़ गए, क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्होंने और संकोच किया, तो सुमन को और नुकसान होगा। निराशा से भरे चेहरे, वे धीरे धीरे जमीन पर घुटने टेक दिए। अमरवीर ने उन्हें आश्चर्य से देखा, क्योंकि उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि वे सुमन के लिए इस हद तक जाएंगे। क्या उनके घुटनों के नीचे सोना था? अगर उनका रिश्ता करीबी नहीं था, तो कोई किसी के लिए ऐसा क्यों करेगा? मूल रूप से अमरवीर ने सोचा था कि लियाकत और अन्य लोग दूसरी पीढ़ी के सुमन के पीछे कुछ लाभ कमाने के लिए पीछा करते थे, लेकिन ये स्पष्ट रूप से मामला नहीं था। विराट की आंखें सिकुड़ गईं और वह अचानक जोर से हंस पड़ा। उनके ऊपर तावा करते हुए उसने सुमन को नीचे देखा। तुम यह नहीं बता सकते थे कि तुम्हारे प्रशिक्षित ये कुत्ते इतने आज्ञाकारी थे? सुमन की आंखों के कोनों से 2 आंसू की धारियां निकलीं, अपमान के आंसू। जब उसे विराट ने इस हद तक पीटा था, तब भी उसने कोई आंसू नहीं बहाया था, लेकिन अब जब उसने लियाकत और अन्य लोगों को जमीन पर घुटने टेकते देखा, तो वह उन आंसुओं को रोक नहीं सका। अमरवीर, यहाँ आओ। तुम यह नहीं कह सकते कि तुमने अभी क्या हुआ यह नहीं देखा। तुम मुख्य द्वार के एक शिष्य हो, क्या तुम उसे मरने दोगे? लियाकत ने अपनी निराशा और शर्म को दूर करने के लिए चिल्लाया। अमरवीर ने लियाकत के शब्दों को नजरअंदाज किया और विराट की ओर चलना शुरू कर दिया। विराट ने अपने मुट्ठियों को ढीला कर दिया और मुस्कुराया। हाँ, ये तुम हो, अमरवीर। मैं सुमन के साथ कुछ को निपटा रहा हूँ। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? अमरवीर ने जवाब नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वह चल रहा था, वह हर कदम के साथ शक्ति प्राप्त कर रहा था। एक पल में वह विराट के सामने खड़ा था, लगभग 3 फुट की दूरी पर। विराट की भौहें तन गईं। वह अचानक थोड़ा घबरा गया। तुम क्यों आए? विराट ने पूछा, अमरवीर के इस समय के अजीब व्यवहार को महसूस करते हुए।
अमरवीर ने शांत होकर पूछा, तुमने उन्हें घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। विराट ने गुस्से से चिल्लाया, तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? अब जब तुम यहाँ हो तो मैं तुम्हें सुमन के लिए बदला लेने का मौका दूंगा। तुम दोनों के बीच संबंध इतने करीबी लगते हैं, इसलिए मुझे तुम दोनों को एक साथ पीटने में खुशी होगी। अमरवीर ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान खींची, तुम्हें यकीन है? विराट ने अपनी रक्षात्मक कलाकृति के प्रति अपने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। वह जानता था कि एक आरंभिक तत्व चरण का मार्शल अभ्यासी सामान्य रूप से उसकी रक्षा को तोड़ने में सक्षम नहीं होगा, यह उसे व्यवहारिक रूप से अजेय बनाता था। जबकि केवल आरंभिक तत्व के तीसरे चरण में वह मेरे खिलाफ कैसे जीत सकता था? आओ, मैं तुम्हें एक परीक्षण के रूप में मुझे मुक्का मारने की अनुमति दूंगा। विराट ने अमरवीर की ओर अपना हाथ लहराया, अहंकार और क्रोध से भरा हुआ। क्या अमरवीर शिष्ट होगा? आगे बढ़ते हुए उसने सीधे विराट की छाती पर एक मुक्का मारा। उबलती हुई गर्म यांग संसार प्राण फूट पड़ी। न केवल विराट को कोई चोट नहीं लगी, बल्कि अमरवीर का शरीर इसके बजाय हिल गया क्योंकि वह काफी कदम पीछे हट गया। सिर नीचे करते हुए उसने देखा कि उसका हाथ लाल था, यह स्पष्ट था कि उसे अपनी ही संसार प्राण से चोट लगी थी। हे, तुमने खुद को अधिक आंका। विराट इस परिणाम पर बहुत गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन उसका चेहरा जल्द ही गिर गया क्योंकि उसने पाया कि इस अमरवीर की आंखें लाल रंग की हो गई थीं। उसने अपने शरीर से संसार प्राण की हिंसक और उबलती हुई गर्म हलचल का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में पीछे हटने या डरने की इच्छा का हल्का सा भी संकेत नहीं था, बल्कि अतुलनीय उत्साह ही था। उसकी आंखें एक भयानक जानवर की तरह थीं, जो अपने शिकार को देख रहा था। थोड़ी सी भी हलचल उसे झपट्टा मारने पर मजबूर कर देती थी। बिना किसी चेतावनी के विराट हिलना शुरू हो गया, लेकिन अमरवीर पहले ही उस पर झपट्टा मार चुका था। उसके नाभि के भीतर यांग तरल की एक बूंद गायब हो गई और उसकी उंगलियों में दिखाई दी। एक साधारण विचार के साथ यह एक टिड्डी के पंख जितना पतला और खून जैसा लाल एक ब्लेड बन गया। खून जैसा लाल प्रकाश की एक किरण चमकी। जैसे ही अमरवीर और विराट ने वार किए तो काटने और चीरने की आवाजें आईं। विराट ने केवल अपने पेट में ठंडक महसूस की। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसका दिल बैठ गया और उसने चिल्लाया, मेरी कड़ाई बादल तालाबंद डाक। ये कड़ाई बादल तालाबंद डाक एक साधारण ग्रेड का मध्यम वर्ग का कलाकृति थी। हालांकि इसका पद उच्च नहीं था, यह उसके स्तर के किसी व्यक्ति के लिए बहुत उपयुक्त था। उसे नहीं पता था कि महावृद्ध ने इसे कहां से प्राप्त किया था, लेकिन उन्होंने इसे उसे दे दिया था। उस समय महावृद्ध ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि सामान्य रूप से एक आरंभिक तत्व मार्शल अभ्यासी इस रक्षात्मक कलाकृति की रक्षाओं को तोड़ने में असमर्थ होगा, जब तक कि वे एक महान हथियार का उपयोग न करें। लेकिन अब इस खजाने को जिस पर उसे इतना विश्वास था, उसे एक साथी शिष्य ने एक द्वंद्व में काट दिया था, एक जो केवल आरंभिक तत्व के तीसरे चरण में था। उसने अभी किस मार्शल हथियार का इस्तेमाल किया? क्या वह लाल ब्लेड भी एक गुप्त हथियार था? और इसका ग्रेड भी कड़ाई बादल तालाबंद डाक से ऊंचा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, तो यह चौंकाने वाली घटना कैसे हो सकती थी? उस पल में आप ये भी कह सकते हैं कि विराट को इतना पछतावा हुआ। वह चौंक गया था कि उसकी कड़ाई बादल तालाबंद डाक अपने प्रतिद्वंद्वी के एक भी वार को रोकने में असमर्थ थी और अपनी रक्षात्मक कलाकृति में आंसू पर रो रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसने अब अपने सभी रक्षात्मक गुण खो दिए थे। वह अत्यंत क्रोधित था। अपने शरीर को मोड़ते हुए विराट अमरवीर की ओर कूदा और चिल्लाया, तुमने मेरी रक्षात्मक कलाकृति को तोड़ने की हिम्मत की। मैं चाहता हूं कि तुम मरो। विराट भी आरंभिक तत्व के तीसरे चरण में था, इसलिए जब उसकी ताकत फूट पड़ी तो उसने अमरवीर से हार नहीं मानी। लेकिन दुर्भाग्य से उसके लिए, जब अमरवीर अभी भी कठोर काया चरण में था, वह पहले ही आरंभिक तत्व के 5वें चरण में किसी को मार सकता था। आरंभिक तत्व के तीसरे चरण में एक महत्वहीन व्यक्ति कोई लाभ कैसे उठा सकता था? जब विराट अमरवीर के पास पहुंचा तो खून जैसा लाल ब्लेड हवा में आर पार हुआ, विराट को कई बार काट दिया, विभिन्न घाव छोड़ दिए। विराट का शरीर तुरंत जम गया, उसका मुक्का अमरवीर से 3 इंच दूर रुक गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना संघर्ष किया, वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि उसे एक झुलसाने वाली गर्म भावना महसूस हुई। कांपते हुए उसकी आंखें जमीन की ओर मुड़ गईं। केवल अमरवीर के हाथ में खून जैसा लाल ब्लेड देखने के लिए एक तेज सांप की तरह लगातार हमला कर रहा था। एक रक्षात्मक कलाकृति वह सब नहीं है जो इसे बनाया गया है, अमरवीर ने व्यंग्य किया क्योंकि उसकी आंखें विराट के शरीर पर कढ़ाई बादल तालाबंद डाक पर घूम गईं।
ये छेद और आंसू से भरा था। अमरवीर भी चौंक गया था, क्योंकि उसने भी यह भविष्यवाणी नहीं की थी कि उसका यांग तरल ब्लेड इतना शक्तिशाली होगा, ये वास्तव में इतना तेज था। वैसे, अमरवीर वास्तव में विराट से लड़ना चाहता था। मूल रूप से उसने सोचा था कि उसे कुछ शक्ति का उपयोग करना होगा, लेकिन वर्तमान में उसने केवल यांग तरल की एक बूंद का उपयोग किया था, उसे हावी करने के लिए। चून की प्रतिद्वंद्वी ने कढ़ाई बादल तालाबंद डाक का उपयोग किया, वह यांग तरल का उपयोग क्यों नहीं कर सकता था? आओ और मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करो। विराट के गाल कांप उठे, कुछ शिकायत के साथ अमरवीर को देख रहे थे। हालांकि उसका जीवन अमरवीर के हाथों में था, वह जरा सा भी डरा नहीं था क्योंकि वह महावृद्ध का पोता था। एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो इतनी सम्मानजनक स्थिति रखता था, उसे वापस कर रहा था। गगन दुर्ग में कोई भी उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। बच्चे, शायद तुम नहीं जानते लेकिन मेरे दादा महावृद्ध हैं, इसलिए अगर तुम मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हो, तो तुम मौत को निमंत्रण दे रहे हो। आत्मविश्वास से भरा, विराट ने धमकी देते हुए अमरवीर को देखा। अमरवीर ने ये सुनकर एक प्रतिक्रिया दी, उसकी उंगलियों के बीच खून जैसा लाल ब्लेड और अधिक भयंकर हो गया और उसकी आंखों में लाल चमक पहले से कहीं अधिक भयंकर दिखाई दी। मुझे नहीं पता कि पहले तुम मरते हो या मैं, अमरवीर ने विराट से कहा, उसकी आवाज दिलचस्पी से भरी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी और उसने धीरे धीरे अपनी उंगलियों से ताकत लगाई। धीरे धीरे, गहरे लाल खून की एक धार विराट की छाती से टपक गई और वह कराहने से खुद को रोक नहीं सका। जिस पल उसे चोट लगी, विराट ने अपने अंदर उबलते हुए गर्म संसार प्राण की एक दौड़कनी महसूस की, जिससे उसकी त्वचा और मांस दर्द से जल गया। तुमने वास्तव में हिम्मत की। विराट ने अविश्वास में अमरवीर को देखा। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि गगन दुर्ग में अभी भी ऐसे लोग थे जो उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत करते थे। चाहे मैंने हिम्मत की या नहीं, मैंने पहले ही कर दिया है। क्या तुम कहते हो कि मैं हिम्मत नहीं करता? अमरवीर ने ताकत लगाना जारी रखा और ब्लेड को आधा इंच गहरा धकेल दिया, जिससे खून लगातार बहने लगा। अपने डरपोक अंदर को दिखाते हुए विराट चिल्लाया, क्या तुम डरते नहीं हो कि मेरे दादा तुम्हें मार डालेंगे? शिष्यों के बीच विचारों की तुलना में एक अपने जीवन और मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। अमरवीर ने ठंडे होकर व्यंग्य किया, अगर तुम दूसरों से तुलना नहीं कर सकते, तो तुम दूसरों को तुम्हें मारने के लिए दोष नहीं दे सकते। महावृद्ध क्या कर सकते हैं? गगन दुर्ग मंडप उनका नहीं है। विराट, इस पागलपन के बिंदु तक उन्मादी शिष्य के लिए कंपकंपी और चारों ओर ठंड महसूस हुई। जैसे ही वह बोलने वाला था, अमरवीर ने अचानक उसे बाधित किया, अगर तुम कहते हो कि मैं हार मानता हूं, इन दो शब्दों को, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसलिए इसके बारे में सोचना भी मत। विराट मौत की तरह सफेद हो गया क्योंकि उसने अभी अभी हार मानने के बारे में सोचा था। शिष्यों के बीच एक लड़ाई में अगर किसी को लगा कि वे अपने प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला करने में असमर्थ थे, तो वे हार मान सकते थे। तब उनका प्रतिद्वंद्वी उनका पीछा नहीं कर सकता था या उन पर और हमला नहीं कर सकता था। लेकिन अब उसने इन दो शब्दों को कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह अमरवीर की पागल लेकिन गंभीर आंखों में मजाक का कोई संकेत नहीं देख सकता था। तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो? विराट ने अपने दांत भींचे और पूछा। मैं कुछ नहीं करना चाहता। मैं बस सोच रहा हूं कि तुम सुमन से तुलना क्यों नहीं कर सकते क्योंकि तुमने उसे जीतने के लिए अपनी रक्षात्मक कलाकृति पर भरोसा किया था। अमरवीर ने कहा जैसे ही उसने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। मैं उससे तुलना नहीं कर सकता। विराट एक बिल्ली की तरह था जिसकी पूंछ पर कदम रखा गया था। धीरे से चिल्लाया, मैं उससे तुलना कैसे नहीं कर सकता? मेरी ताकत उससे अधिक है, मेरी स्थिति भी अधिक है, तो मैं उससे अतुलनीय कैसे हूं? अमरवीर ने अपना सिर किनारे कर दिया। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अपने शब्दों को रोकते हुए अमरवीर ने अपनी उंगलियों से कुछ ताकत लगाई जिससे विराट का चेहरा विकृत हो गया और अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। अमरवीर अपने आप को मोड़ने के लिए मुड़ा और विराट के अधीनस्थों का आकार लिया। पहले वे लियाकत और अन्य लोगों के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने विराट को गिरते हुए देखा, उन्होंने लड़ना बंद कर दिया और मूर्खता से घूरने के अलावा और कुछ करने की हिम्मत नहीं की। क्या तुम अपने युवा मालिक विराट को बचाना चाहते हो? अमरवीर ने उनसे पूछा। किसी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वे सभी अमरवीर के पागलपन से भयभीत थे। उसकी क्रूरता के प्रदर्शन के बाद 10 या उससे अधिक युवा पुरुषों में से कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? अगर तुम उसे बचाना चाहते हो, तो आज्ञाकारी होकर घुटने टेक दो और स्वीकार करो कि तुम गलत थे।
अगर मुझे दया महसूस होती है तो मैं उसे बख्श दूंगा। अमरवीर ठंडे होकर हंसा। उनके चेहरे पीले पड़ गए। ये क्या विराट ने अभी अभी सुमन के अधीनस्थों से यह नहीं कहा था? सुमन के अधीनस्थों ने यह सुनने के बाद बिना किसी संकोच के घुटने टेक दिए थे और विराट को साष्टांग प्रणाम किया था। क्या इसका मतलब था कि उन्हें भी ऐसा ही करना था? ये लोग बस घूरते रहे, क्योंकि अगर वे घुटने टेकते थे तो वे एक बड़ी मात्रा में इज्जत खो देंगे। इज्जत के बिना वे गगन दुर्ग में कैसे रहना जारी रख सकते थे? लेकिन अगर वे घुटने नहीं टेकते थे और विराट उन्हें दोष देता था तो वे क्या करेंगे? हर व्यक्ति का चेहरा अलग था, हर कोई विचारशील और अनिश्चित था कि कौन सा निर्णय लेना है। ऐसा लगता है कि तुम उसे मरवाना चाहते हो, अमरवीर ने धीरे से आह भरी और ब्लेड को विराट के शरीर में थोड़ा और धकेल दिया। विराट डर से चिल्लाया, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि अगर अमरवीर के हाथों में ब्लेड और भी गहरा प्रवेश करता है तो यह उसके दिल में घोंप देगा। वह एक घातक हमला था। विराट मरना नहीं चाहता था और अपने अधीनस्थों पर एक कर्कश आवाज के साथ हताशा में चिल्लाया, तुम अभी भी क्यों टालमटोल कर रहे हो? जल्दी करो और घुटने टेक दो। अगर मुझे मरना है तो तुम में से कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। तभी विराट के अधीनस्थों ने अपने शरीर को हिलाया और घुटने टेक दिए। इस दृश्य को देखते हुए लियाकत और अन्य लोग भावनाओं से अभिभूत थे, क्योंकि उन्होंने जो पिछले अन्याय सहे थे वे उनके कार्यों से धोए जा रहे थे। वे बहुत अधिक चिंतामुक्त थे। अमरवीर वापस विराट की ओर मुड़ा, उत्साह से कह रहा था, अब क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे और सुमन के बीच क्या अंतर है? विराट ने खाली देखा इससे पहले कि उसका चेहरा अचानक बदल गया और उसने बुराई से भरी एक टकटकी के साथ अपने अधीनस्थों को देखा। सुमन के जीवन को बचाने के लिए लियाकत और अन्य लोगों ने अपना गौरव फेंक दिया। लेकिन उसके अधीनस्थों का क्या? केवल जब उसने चिल्लाया था और उनके जीवन को धमकी दी थी, तभी उन्होंने अमरवीर के अनुरोध का अनिच्छा से पालन किया। दोनों की तुलना करते समय विराट और सुमन के बीच का अंतर स्पष्ट हो गया। व्यक्तिगत आकर्षण में विराट सुमन से तुलना नहीं कर सकता था। क्या तुम अब संतुष्ट हो? विराट ने पूछा, अमरवीर को ठंडे होकर देखते हुए। अमरवीर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, उसका भाव अबोध्य था। विराट डर से पीला पड़ गया और एक तीखी आवाज में कहा, तुम संभवतः नहीं कर सकते। लेकिन इससे पहले कि अमरवीर जवाब दे पाता, दूर से एक आवाज ने गुस्से में चिल्लाया, उन सभी को हिरासत में ले लो। इस आदेश के तुरंत बाद अमरवीर के सामने लोगों की एक पंक्ति दिखाई दी और बिना कोई स्पष्टीकरण दिए उनमें से एक ने अमरवीर पर हमला किया। कराहते हुए वह पीछे की ओर उड़ गया। अमर भाई, लियाकत और अन्य लोग डर से पीले पड़ गए और जल्दी से उसे उठाने के लिए आगे बढ़े। अमरवीर खड़े होने के लिए संघर्ष किया और थकान से आह भरते हुए उसने नए युवक को देखा। वह विराट के बगल में खड़ा था, एक हाथ से विराट का समर्थन कर रहा था और अमरवीर पर द्वेष से भरी एक टकटकी निर्देशित कर रहा था। उसने कहा, विराट युवा मालिक, क्या आप ठीक हैं? विराट ने अमरवीर को देखा, उसकी टकटकी जहर से भरी थी। उसका शरीर थोड़ा अस्थिर लग रहा था और उसने सिर हिलाया, मैं ठीक हूं। यह अच्छा है कि आप ठीक हैं। मैं देर से आया हूं, युवक ने फिर से बात की। हालांकि उसकी ताकत विराट से ऊपर थी, वह अभी भी महावृद्ध के अधीन एक व्यक्ति था, इसलिए उसकी स्थिति स्वाभाविक रूप से विराट से नीचे थी। तुम्हें बहुत देर हो गई। विराट हंसा और अजीब तरह से पूछा, वरिष्ठ भाई कमल, जब से आप एक अनुशासन शिष्य बने हैं, आपको हम में से किसी से भी बेहतर स्कूल के नियमों को समझना चाहिए। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, अगर किसी ने मुख्य द्वार में किसी और की हत्या की तो उनकी सजा क्या होगी? कमल व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया, गड़गड़ाहट करते हुए, ये बहुत गंभीर है। हम पहले उनके हाथ और पैर तोड़ देंगे, फिर उन्हें स्कूल से निष्कासित कर देंगे और फिर उन्हें मार देंगे। ये दूसरों के लिए एक चेतावनी के रूप में भी कार्य करता है। विराट ने हे हंसा और अपनी उंगली अमरवीर पर इंगित की, अभी अभी इस व्यक्ति ने मुझे मारने की धमकी दी। वरिष्ठ भाई कमल, उसे उचित सजा दें जैसा आप उपयुक्त समझते हैं। अब जब उसके पीछे कोई था तो विराट पहले की तरह दब्बू होकर कैसे कार्य करना जारी रख सकता था? कमल ने सख्ती से पूछा, क्या तुम गंभीर हो? विराट ने ठंडे होकर नॉन स्टॉप में सिर हिलाया, वरिष्ठ भाई कमल, जब आप आए तो क्या आपने अपनी दो आंखों से हुई हर चीज को नहीं देखा? कमल ने सिर हिलाया, ये सही है, जब मैं आया तो मैंने वास्तव में इस व्यक्ति को देखा, एक घातक हथियार के साथ, इसे आपकी छाती पर इंगित करते हुए।
अगर मैंने जल्दी से उसके हमले को नहीं रोका होता, तो आप उसके विषाक्त हाथों के नीचे बहुत पहले गिर गए होते। इस व्यक्ति ने वास्तव में स्कूल के नियमों को तोड़ते हुए दिन के दौरान इतना बेशर्मी से कार्य करने की हिम्मत की। इन दोनों ने एक ही धुन को अच्छी तरह से गाया, एक दूसरे के साथ तालमेल में, और अमरवीर को हत्या के प्रयास के संदेह में डालने में कामयाब रहे। बकवास, लियाकत ने फुफकार की। अभी अभी वरिष्ठ भाई अमर और विराट केवल द्वंद्व कर रहे थे और विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे। यह इतना गंभीर कैसे हो सकता है जिस तरह से आप लोग इसे प्रस्तुत कर रहे हैं? कमल ने सूंघा। क्या ये विचारों का आदान प्रदान जितना सरल था? जाहिद ने जवाब दिया, अगर आपको विश्वास नहीं है, तो आप यहाँ के किसी भी शिष्य से पूछ सकते हैं जो मजा देखने आए थे। वे सभी इसके गवाह थे। इसके अलावा, ये पूरी चीज पहले विराट द्वारा शुरू की गई थी। वरिष्ठ भाई अमर को इसमें घसीटा गया था। गवाह हैं? गवाह कौन है? विराट ने अपना सिर झुकाया, चारों ओर खिलखिलाते हुए देखा। गगन दुर्ग शिष्य जो देख रहे थे, वे तुरंत पक्षियों की तरह बिखर गए और गायब हो गए। उन्होंने स्वाभाविक रूप से सुना था कि इसमें महावृद्ध शामिल थे, और खुद को शामिल करने की हिम्मत नहीं थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस पक्ष को नाराज करते हैं या किसका पक्ष लेते हैं, गगन दुर्ग में उनके भविष्य के दिन दर्दनाक होंगे। लियाकत ने ये देखा और निःशब्द हो गया और रोना चाहता था, लेकिन उसने खुद को ये कहने के लिए पर्याप्त स्थिर किया, इस पूरी घटना को हमने देखा है। हर एक विवरण स्पष्ट रूप से देखा गया था। हम गवाह हैं। कमल ने अपना सिर हिलाया। तुम लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे और झगड़ रहे थे, इसलिए तुम व्यस्त थे। तुम कैसे गवाही देने में सक्षम हो? एक साथ इकट्ठा होकर झगड़ा? जाहिद कूद पड़ा और चिल्लाया। ये स्पष्ट रूप से विराट था जो अपने अधीनस्थों को हमें चुनौती देने का आदेश दे रहा था। इसे समूह झगड़ा के रूप में कैसे वर्णित किया जा सकता है? कमल, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम एक अनुशासन शिष्य हो तुम जो चाहो कर सकते हो। यह उस बिंदु तक नहीं पहुंचा है जहां तुम गगन दुर्ग में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हो। गुस्ताखी, कमल ने डांटा। अनुशासन हॉल स्कूल के नियम का प्रतिनिधित्व करता है और विनियमों को कायम रखता है, इसलिए वे हमेशा न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होते हैं। तुम वास्तव में अनुशासन हॉल के अधिकार पर सवाल उठाने की हिम्मत करते हो, तुम्हारे अपराध एक से बढ़ गए हैं। अगर तुम मुझे दोषी ठहराना चाहते हो, तो बहाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है ना? अमरवीर ने लियाकत को शांत करने के लिए अपना हाथ लहराया और कमल पर व्यंग्य किया, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष। आज मैंने वास्तव में अनुभव किया कि क्या न्यायपूर्ण और निष्पक्ष है। ठंडे होकर मुस्कुराते हुए कमल आगे बढ़ा और शानदार ढंग से आदेश दिया, उन सभी को गिरफ्तार करो। महावृद्ध के साथ चर्चा के बाद सजा शुरू हो जाएगी। सू कपड़ों की सरसराहट और तेज आंदोलन की आवाज आई, और कहीं से भी 1 दर्जन से अधिक अनुशासन शिष्य सभी दिशाओं से दिखाई दिए। उनमें से सबसे कमजोर आरंभिक तत्व के 5वें चरण में थे, इसलिए लियाकत और बाकी लोग उनके प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकते थे? 3 कदमों में, 2 चालों में, उन्होंने उन्हें घुटने टेकने की मुद्रा में जमीन पर दबा दिया। अमरवीर ने विरोध नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने विरोध किया तो भी कुछ नहीं होगा। चलो भविष्य में देखते हैं। डरपोक विराट के अपने लक्ष्य को हासिल करने के साथ, वह अमरवीर के सामने इतराते हुए मुस्कुराते हुए चला गया। उन्हें ले जाओ, कमल ने आदेश दिया, और अनुशासन शिष्यों ने उन्हें दूर ले गए। बेहोश पड़े सुमन को देखते हुए कमल ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि अमरवीर, लियाकत और बाकी को पकड़ना एक साधारण मामला था, लेकिन सुमन को पकड़ना नहीं था। उसने कार्य करने की हिम्मत नहीं की और थोड़ी देर सोचा इससे पहले कि वह कहे, कनिष्ठ भाई सुमन को द्वितीय वृद्ध के स्थान पर ले जाओ। हाँ, किसी ने जवाब दिया, और सुमन को जमीन से उठाने के लिए गया इससे पहले कि वह उसे दूर ले जाए। विराट युवा मालिक, आपने कष्ट सहा है, कमल ने धीरे से कहा। विराट ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपने दांत पीस लिए। उस व्यक्ति को अमरवीर कहा जाता है, तुम्हें निश्चित रूप से उसे आसानी से छोड़ना नहीं चाहिए। उसने आज मेरा अपमान किया है और मुझे अनंत कष्ट दिया है। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। कमल थोड़ा झिझक रहा था। विराट युवा मालिक, आज की घटना कुछ बड़ी थी और महावृद्ध हुई को निश्चित रूप से सूचित किया जाएगा। अगर हम अभी कार्य करते हैं, तो ये कुछ अनुचित होगा। हम महावृद्ध के अपने निर्णय लेने के बाद कार्य क्यों नहीं करते? लेकिन मैं इस क्रोध को निगल नहीं सकता। विराट के चेहरे पर उसकी बुरी नीयत प्रकट हुई। चिंता मत करो, मैं विराट युवा मालिक को उनके क्रोध को थोड़ा कम करने में मदद करूंगा और उन्हें ठीक से सिखाऊंगा।
मैं उन्हें सिखाऊंगा कि विराट युवा मालिक को नाराज करने के परिणाम क्या होते हैं। उसे मारो मत, मैं व्यक्तिगत रूप से उससे निपटना चाहता हूं। ये जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। अमरवीर और बाकी लोग वर्तमान में गगन दुर्ग वन कारावास में कैद थे। ये बहुत अंधेरा और नम था, घनी ठंडी हवा के साथ वे कई चूहों और मच्छरों के साथ थे। सभी दिशाओं से एक भयानक दुर्गंध उनकी ओर आ रही थी, जिससे एक को उल्टी करने का मन करता था। कुल मिलाकर यह एक असुरक्षित वातावरण था। वन कारावास वह जगह थी जहां गगन दुर्ग ने गलतियां करने वाले शिष्यों को कैद किया था। लियाकत और बाकी लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि वे एक दिन यहाँ कैद होंगे। इसने एक कड़वा स्वाद छोड़ दिया। वरिष्ठ भाई अमर, हमने आपको इसमें घसीटा है। लियाकत अमरवीर के बगल में बैठ गया और धीरे से माफी मांगी। अमरवीर मुस्कुराया, ये तुमसे संबंधित नहीं है। मैं खुद को रोक नहीं सका और स्थिति में कूद गया। मैं अपने लोगों को कुत्तों की तरह एक दूसरे को काटते हुए नहीं देख सका। कुत्तों की तरह एक दूसरे को काटते हुए। लियाकत को घुटन महसूस हुई। क्या वह उन्हें शामिल नहीं कर रहा था जब वह विराट के लोगों को कोस रहा था? इसे एक बेहतर प्रकाश में रखते हुए, यह एक पारिवारिक झगड़ा होगा, लेकिन अगर तुम इसे स्पष्ट रूप से रखते हो, तो क्या यह एक दूसरे को काटने वाले कुत्ते नहीं हैं? अमरवीर ने खिलखिलाते हुए पूछा। मुझे लगता है कि तुम सही हो। लेकिन वरिष्ठ भाई अमर, चिंता मत करो, सुमन युवा मालिक निश्चित रूप से हमें छोड़ेंगे नहीं। हमें यहाँ केवल कुछ घंटे इंतजार करने की जरूरत है, और सुमन युवा मालिक आकर हमें बचाएंगे। लियाकत ने जिस तरह से सोचा वह अपेक्षाकृत सरल था। अमरवीर ने अपना शरीर मोड़ा और खुद को पुनःस्थापित किया ताकि वह एक अधिक आरामदायक स्थिति में हो। तुम्हें पूछने के लिए, महावृद्ध और द्वितीय वृद्ध एक दूसरे के इतने खिलाफ क्यों हैं? लियाकत ने आह भरी, जैसे कि उसने इस सवाल की अपेक्षा की थी। ये स्कूल के प्रमुख से संबंधित है। मुझे विवरण सुनने दो। लियाकत ने शुरू किया। पिछली बार सुमन युवा मालिक ने आपको प्रमुख के शिष्यों के मामले के बारे में बताया था, है ना? जब से प्रमुख अपने दूसरे शिष्य को पकड़ने और उसे वलयित धार में फंसाने के लिए चले गए हैं, तब से हमारे प्रमुख शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से प्रकट हुए हैं। वह स्कूल के आंतरिक मामलों पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए ये पिछले कई साल महावृद्ध द्वारा प्रबंधित किए गए हैं। शायद यह महत्वाकांक्षा के कारण है, लेकिन निरपेक्ष रूप से महावृद्ध अब ऐसे कार्य करते हैं जैसे वह प्रमुख हों। ये देखकर द्वितीय वृद्ध नाखुश हो गए हैं और सोचते हैं कि महावृद्ध के पास पद के लिए प्रमुख को हड़पने के विचार हैं, और इन चीजों के कारण उनके बीच स्वाभाविक रूप से घर्षण और विवाद हैं। गगन दुर्ग अकादमी। गगन दुर्ग अकादमी में इस समय प्रधान वयोवृद्ध, चौथे और पांचवें वयोवृद्ध एक साथ हो गए थे, जिसका नेतृत्व प्रधान वयोवृद्ध कर रहे थे। दूसरी ओर दूसरे और तीसरे वयोवृद्ध उनका विरोध कर रहे थे और वर्तमान प्रमुख का समर्थन कर रहे थे। पिछले कुछ वर्षों में इस कड़वी लड़ाई में दूसरे और तीसरे वयोवृद्ध ने बहुत कुछ सहा था। लियाम सिंह की बात सुनकर अमरवीर को स्थिति पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से समझ में आ गई। चूंकि वयोवृद्धों में मेल नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से युवा पीढ़ी भी आपस में नहीं बनती होगी। सुमित और विवेक के बीच के झगड़े शायद इसी का परिणाम थे। जोहेब खान उपहास करते हुए बोला, ये तो केवल इसलिए है क्योंकि शेर अपनी मान से बाहर नहीं निकल रहा है, इसलिए बंदर राजा की तरह व्यवहार कर रहा है। अगर प्रमुख ने फिर से सबके सामने आने का फैसला कर लिया, तो प्रधान वयोवृद्ध और बाकी लोगों का क्या महत्व रह जाएगा? लियाम सिंह ने जोहेब खान को घूरते हुए कहा, दूसरों की पीठ पीछे गपशप मत करो। हम युवा पीढ़ी अपने बड़ों का अनादर नहीं कर सकते, भले ही हम उनके तरीकों से सहमत न हों। जोहेब खान ने अपनी जबान बाहर निकाली और बुदबुदाया, क्या तुम भी ऐसा नहीं सोचते? लियाम सिंह ने कहा, लेकिन मैं इसे जोर से नहीं बोलूंगा। सेवा सदन। सेवा सदन में सान्विका हाँफते हुए थकी हारी दौड़ी आई। उसे इस तरह देखकर दादाजी मेहरा हंसते हुए बोले, मेरी शिष्या, तुम फिर से अपने गुरु से मिलने आए हो। हूँ, ऐसी आज्ञाकारी शिष्या, मैं बहुत खुश हूँ। सान्विका ने अधीरता से कहा, गुरुजी, बड़ी खबर है, बुरी खबर है। क्या हुआ? दादाजी मेहरा थोड़ा हैरान थे क्योंकि उन्होंने अपनी शिष्या को इतना घबराया हुआ पहले कभी नहीं देखा था। सान्विका ने तुरंत अमरवीर और दूसरों के साथ साथ विवेक के साथ जो घटनाएं हुई, उन्हें बताना शुरू कर दिया। पूरी बात सुनने के बाद दादाजी मेहरा काफी उदास हो गए। तुम कह रही हो कि वह लड़का अमरवीर पहले ही प्रारंभिक तत्व के तीसरे चरण तक पहुंच चुका है। उसने विवेक को भी हरा दिया। जी हाँ। सान्विका लगातार सिर हिलाती रही, ये सोचते हुए कि उसने भी तो उसे इस सफलता में सहायता की थी।
लगता है कि पिछली बार काला पवन पर्वत में जो सौभाग्य उसे मिला था वह छोटा नहीं था। विकास की इतनी आश्चर्यजनक दर। दादाजी मेहरा ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा। गुरुजी, अपनी परेशानियों में आहें मत भरिए, कृपया जल्दी कीजिए और उसे बचाने का कोई तरीका सोचिए, सान्विका ने अधीरता से कहा। दादाजी मेहरा ने उसे खाली आंखों से देखा और अपनी शिष्या से अजीब आवाज में पूछा, मेरी प्यारी शिष्या, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सान्विका हकलाते हुए बोली, मैं हूं। हाँ, तुम इस समय बहुत घबराई हुई हो। दादाजी मेहरा ने सिर हिलाया। इन सभी वर्षों में, हालांकि वह बर्फ की तरह निर्मल और शुद्ध थी, फिर भी वही उसे सबसे अच्छे से समझते थे, लेकिन उन्होंने उसे इस तरह कभी नहीं देखा था। इन सभी वर्षों में उन्होंने उसे जाना था, अनगिनत पुरुष शिष्य उसके पीछे पड़े थे, लेकिन उसने उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। उसने उन सभी से एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखी थी, फिर भी आज उसने केवल प्रारंभिक तत्व के तीसरे चरण के एक व्यक्ति को बचाने के लिए उनसे मदद मांगी थी। ये बहुत ही अजीब था। सान्विका ने बात जारी रखी, मैं बस यह नहीं चाहती कि उसकी फलदायक साधना यात्रा को इतना बड़ा झटका लगे। तुम उसके बहुत करीब हो। दादाजी मेहरा तुरंत सतर्क हो गए। हम करीब नहीं हैं, लेकिन मैं 2 साल से उस पर नजर रख रही हूँ। गुरुजी, आप जानते हैं कि मैं एक छाया कक्ष की शिष्या हूँ और मुझे उसके क्षेत्र पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया गया है, सान्विका ने ईमानदारी से कहा और इसके बाद उसने विनती करना जारी रखा, गुरुजी, कृपया उसे बचाने का कोई रास्ता सोचिए। इस बार उसने प्रधान वयोवृद्ध को नाराज कर दिया है और अगर उसे बचाने के लिए कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं होगा तो मुझे डर है कि उस पर कोई विपत्ति आ जाएगी। ये तो कहना ही नहीं चाहिए कि दूसरे वयोवृद्ध को उसके जीवन या मृत्यु की परवाह हो भी या न हो, लेकिन गुरुजी, आप ही वह शक्तिशाली व्यक्ति हैं। दादाजी मेहरा का चेहरा खुशी से भरा था, क्योंकि चाहे 1000 चापलूसी हो या 10,000, वे उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती थीं। लेकिन इस बार यह उनकी प्रिय शिष्या थी जो उनकी चापलूसी कर रही थी। उनके उत्साह की लहर गुजरने के बाद दादाजी मेहरा ने माथे पर बल डालते हुए कहा, मेरी शिष्या, इस मामले में आसानी से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। चाहे तुम कैसे भी देखो, ये वयोवृद्धों से जुड़ा गगन दुर्ग अकादमी का आंतरिक मामला है, जबकि मैं केवल एक देखभाल करने वाला हूं। अगर मैंने हस्तक्षेप किया तो इसका क्या मतलब होगा? ये सच था। हालांकि अमरवीर के बारे में उनका विचार बुरा नहीं था, लेकिन वह एक बाहरी व्यक्ति अकादमी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? सान्विका ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन केवल अपना सिर उठाया और अपनी सजल आंखें दादाजी मेहरा पर टिका दी। हालांकि उसके चेहरे पर एक घूंघट था, फिर भी दादाजी मेहरा उसके सुर्ख गालों को देख सकते थे। ये वह चेहरा था जिसका वह विरोध नहीं कर सकते थे। कड़वाहट से दादाजी मेहरा ने कहा, अरे बाप रे, मेरी बेटी, कृपया जिद मत करो। ये तो छोड़ो कि दूसरे वयोवृद्ध निश्चित रूप से अमरवीर को बचाने जाएंगे। अमरवीर तो केवल सुमित को बचाने गया था, इसलिए अगर वह उसकी मदद नहीं करते तो वह भविष्य में और लोगों को कैसे भर्ती कर पाएंगे और उनका सम्मान और विश्वास कैसे हासिल कर पाएंगे? अगर अगर ऐसा नहीं हुआ तो? सान्विका ने गुस्से से पूछा। ऐसी कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए जिसमें वह उसकी मदद न करें। लेकिन दादाजी मेहरा भी निश्चित नहीं थे, क्योंकि एक उच्च स्तरीय लड़ाई में 1 या 2 महत्वहीन, निम्न स्तर के शिष्यों का बलिदान असामान्य नहीं था। सान्विका ने अपना शरीर घुमाया और उसके बगल की सीट तक चलकर गई, उदास होकर बोली, गुरुजी, अगर आप उसे बचाने नहीं जाएंगे तो मैं हमेशा के लिए यहीं रहूंगी। मुझे डर है कि आपकी शिष्या की साधना यहीं रुक जाएगी। ये शब्द सुनकर दादाजी मेहरा डर के मारे पीले पड़ गए और विनम्रतापूर्वक काउंटर के पीछे से बाहर भागे। अपनी कमर झुकाकर उन्होंने सान्विका की इस तरह सेवा की जैसे वह अपनी गुरु की सेवा कर रहे हों। तुमने ऐसा क्यों कहा? सान्विका ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया, एक शब्द भी नहीं बोली। दादाजी मेहरा ने फिर से अपनी स्थिति बदली ताकि वह एक बार फिर सान्विका के सामने हो। कृपया मुझे बताओ, अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो तुम कहां से नहीं जाओगी? चूंकि आप पहले से ही उसके जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं करते हैं, तो आपको मेरे जीवन या मृत्यु की भी परवाह नहीं होगी। गुरुजी, ऐसा लगता है कि आप न्याय के मामले में इस तरह के अविश्वसनीय व्यक्ति हैं। ये शब्द एक तीखे तीर की तरह थे, जो सीधे दादाजी मेहरा के आर पार हो गए। फिर ऐसा लगा जैसे उन्हें बिजली का झटका लगा हो, वह कांपते हुए 1000 टुकड़ों में बिखर गए। मेरी बेटी, मेरी प्रिय बेटी, अगर हमें बातों पर चर्चा करनी है, तो शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा करें। मेरी बूढ़ी हड्डियां तुम्हारी चालों का बोझ सहन नहीं कर सकती हैं।
दादाजी मेहरा ने तुच्छ और विनम्र तरीके से अपने हाथ को सामने करके बार बार उसके सामने सिर झुकाया। ये कैसा व्यवहार एक शिष्य के प्रति उचित था? ये स्पष्ट रूप से एक पूर्वज के लिए बचाया गया व्यवहार था। तभी सान्विका ने अपना सिर वापस घुमाया और धीरे से दादाजी मेहरा से कहा, वह यांग गुण वाली मार्शल कला का अभ्यास करता है और उसकी यांग विश्व ऊर्जा अत्यधिक शुद्ध और घनी है। यांग गुण वाली विश्व ऊर्जा। दादाजी मेहरा के चेहरे के भाव बहुत बदल गए। अत्यधिक शुद्ध और घनी। ये कम से कम 5 गुना बेहतर है उस आखिरी व्यक्ति से जिसे आपने ढूंढा था। सान्विका ने जवाब दिया, क्या तुमने इसका परीक्षण किया है? दादाजी मेहरा ने इस बात की पुष्टि के लिए अधीरता से पूछा। हाँ, अगर ऐसा है तो उस पर निश्चित रूप से कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। दादाजी मेहरा अचानक सीधे खड़े हो गए। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने बाहर की ओर चलना शुरू कर दिया। प्रवेश द्वार पर चलकर वह रुके और वापस मुड़कर सान्विका से पूछा, मेरी शिष्या, क्या तुम उसे अस्वीकार करती हो? मैं उसे अस्वीकार नहीं करती, सान्विका ने धीरे से जवाब दिया। तो क्या तुम उसे पसंद करती हो? ऐसा भी नहीं है, मैं बस उससे नफरत नहीं करती। सवालों की इस श्रृंखला ने सान्विका को काफी लाल कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि अगर तुम वहां जाती हो तो तुम्हें क्या करने की जरूरत है। लेकिन तुम्हें अपने गुरु से वादा करना होगा कि तुम उसके लिए भावनाएं विकसित नहीं करोगी, तभी मैं उसे बचाने जाऊंगा। गुरुजी, आप क्या कह रहे हैं? सान्विका शर्म से भर गई। मैंने तो उससे बात भी नहीं की है। इन शब्दों के कारण सान्विका का आत्मविश्वास कम हो गया और वह उस रात की घटनाओं के बारे में सोचने लगी। जिस कारण मैं तुम्हारे स्नेह को रोक रहा हूं वह यह है कि ये छोटी सी जगह वह नहीं है जहां तुम वास्तव में संबंधित हो। यहां भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे प्यार के लिए योग्य हो, और देर सवेर तुम एक ऐसी जगह पहुंचोगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तब तक तुम सैकड़ों साल तक, यहां तक कि हजारों साल तक जीने में सक्षम होगी, जबकि जिन लोगों से तुम प्यार करती हो वे धीरे धीरे तुम्हारी आंखों के सामने बूढ़े हो जाएंगे और मर जाएंगे, और तुम्हारे गुरु नहीं चाहते कि तुम उस दर्द को सहो। मेरी शिष्या, तुम्हें याद रखना होगा, मार्शल शिखर एक अकेला और एकांत सफर है, ठंडक से भरी एक अत्यंत ऊंची चोटी। जैसे ही दादाजी मेहरा ने ये शब्द कहे, उन्होंने ऐसे आह भरी जैसे वह लगातार दुख की स्थिति में हों। उन्हें खुद को समझाते हुए सुनकर सान्विका उनके शब्दों में दुख और शोक सुन सकती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके गुरु ने पहले इसका अनुभव किया हो? जैसे ही वह उनसे आगे पूछना चाहती थी, दादाजी मेहरा उनकी दृष्टि से गायब हो गए थे। काला पवन व्यापार क्षेत्र। ठीक उसी क्षण काला पवन व्यापार क्षेत्र में गगन दुर्ग अकादमी के लकड़ी के एक मकान के सामने पसीने से तरबतर एक युवक खड़ा था। दरवाजे पर हल्के से दस्तक देते हुए उसने अपनी सांस को शांत किया और पुकारा, सू बहन जी। क्या बात है? एक सुखद लेकिन ठंडी आवाज गूंजी। यह आवाज सुनने में अच्छी थी, लेकिन इसमें एक ठंडक भरी हुई थी जो किसी को भी पास नहीं आने देती थी। उस युवक का पसीना बूंदों में बदल गया था और उसने कांपते हुए कहा, छोटे मालिक सुमित को पीटकर बेहोश कर दिया गया है, जबकि उसके अधीन लोगों को अनुशासन सदन द्वारा हिरासत में लिया गया है और वन कारागार में बंद कर दिया गया है। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, लकड़ी का दरवाजा अचानक खुल गया और सफेद कपड़े पहने सुप्रिया दिखाई दी। वह व्यक्ति तुरंत 2 कदम पीछे हट गया और उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया क्योंकि उसने उसकी बेदाग और निर्दोष नजर में देखने की हिम्मत नहीं की। साफ साफ बताओ, क्या बात है? सुप्रिया ने ठंडे लहजे में पूछा। अपने और लकड़ी के मकान के चारों ओर एक बर्फीली हवा फैला दी। कड़ कड़ की आवाजें सुनाई दे रही थी जैसे उसके चारों ओर फर्श पर बर्फ जम रही हो। उस युवक ने तुरंत कहानी को शुरू से अंत तक सबसे संक्षिप्त तरीके से सुनाना शुरू कर दिया। अपनी रिपोर्ट पूरी करने के बाद उसने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन कोई जवाब न सुनकर उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, सू बहन जी। बिना किसी जवाब के पुकारने के बाद इस व्यक्ति ने साहपूर्वक अपना सिर ऊपर उठाया, लेकिन उसके आकृति का एक भी निशान नहीं था। वह इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, चली गई थी। हे भगवान! गगन दुर्ग अकादमी का वह शिष्य वहीं जमीन पर धड़ाम से बैठ गया। येसु बहन जी बहुत ही ठंडी हैं। भविष्य में जो व्यक्ति उसे अपनी पत्नी बनाएगा, उसे गर्मियां में भी एक रजाई की जरूरत होगी ताकि वह जम न जाए। लेकिन सू बहन जी जैसी ठंडी और शक्तिशाली महिला के लिए क्या कोई पुरुष ऐसा हो सकता है जो उनके बराबर हो? किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि गगन दुर्ग अकादमी के युवा शिष्यों के बीच का घर्षण इतनी बड़ी लहरें पैदा करेगा।
वन कारागार। गगन दुर्ग अकादमी के वन कारागार के अंदर अमरवीर, लियाम सिंह और बाकी लोग अभी भी फंसे हुए थे। वे पहले ही पूरे 1 घंटे से अंदर बंद थे, बाहर किसी भी तरह की हलचल का हल्का सा भी संकेत नहीं था। लियाम सिंह और बाकी लोग चिंतित होने लगे थे, ये सोच रहे थे कि सुमित उन्हें बचाने के लिए अब तक क्यों नहीं आया था। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उन्हें याद आया कि सुमित को बेहोश कर दिया गया था। इसलिए अगर वह होश में नहीं था, तो वह उन्हें कैसे बचा सकता था। जैसे ही वे चिंतित महसूस कर रहे थे, जेल के दरवाजे अचानक खोले गए और उन्हें कदमों की गूंज सुनाई दी। एक अनुशासन शिष्य उस कोठरी के पास आया जहां अमरवीर और बाकी लोग बंद थे और चिल्लाया, अमरवीर कौन है? अमरवीर ने जवाब में पुकारा, मैं हूं। मेरे पीछे आओ। उस अनुशासन शिष्य ने बहुत अशिष्टता से उसे आदेश दिया, कोई तुमसे मिलना चाहता है। अमरवीर के चेहरे का भाव बदल गया और वह ठहाका लगाकर हंस पड़ा। बिना किसी डर के वह बाहर निकला और उसके पीछे चल दिया। अमर भाई, मत जाओ। छोटे मालिक सुमित के आने और हमें बचाने का इंतजार करो। लियाम सिंह ने बड़ी घबराहट में चिल्लाया, अमरवीर को खींचते हुए। छोड़ो। उस अनुशासन शिष्य ने गुस्से में दहाड़ा, जो कोई भी एक कदम भी रोकने की हिम्मत करेगा, वह अनुशासन सदन को सीधी चुनौती दे रहा होगा। तुम्हें परिणामों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। अमरवीर ने लियाम सिंह से कहा, मैं बस देखने जा रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। लियाम सिंह ने बेबसी से छोड़ दिया और उदास लहजे में कहा, अमर भाई कृपया सावधान रहना। खून। उस अनुशासन शिष्य ने ताने से हंसते हुए कहा, तुम खुद को ज्यादा आंकते हो। कोठरी से बाहर निकलकर अनुशासन शिष्य ने दरवाजों को एक बार फिर से बंद कर दिया और फिर अमरवीर को बाहर ले गया। कुछ ही देर बाद वे एक लकड़ी के कमरे में पहुंचे और एक अजीब सी हंसी आई, कृपया अंदर आइए। अमरवीर ने उसे देखने के लिए मुड़ा और अंदर चलते हुए हंसा भी। अनुशासन शिष्य उसके पीछे पीछे चला और फिर दरवाजा बंद कर दिया। जिस पल दरवाजा बंद हुआ, अमरवीर घूम गया और एक हथेली सीधे उसके पीछे अनुशासन शिष्य के पेट में दे मारी। उबलती हुई गर्म यांग विश्व ऊर्जा उसके अंदर दौड़ गई, जिससे वह एक चीख के साथ दीवार से जा टकराया। उसने नहीं सोचा था कि अमरवीर वास्तव में उस पर हमला करेगा, जिससे उसे पूरा हमला झेलना पड़ा और वह क्षण भर के लिए लकवाग्रस्त हो गया। इतनी बड़ी गुस्ताखी। गुस्से से भरी एक आवाज गूंजी और तुरंत 3-4 मानव आकृतियां दिखाई दी, जो अमरवीर पर झपट पड़ी। अमरवीर की प्रतिक्रिया ने उसे केवल एक हमले को रोकने की अनुमति दी, क्योंकि बाकी हमले हुए, जिससे वह जमीन पर गिर गया। फिर उसे जमकर पिटाई पड़ने लगी। उस अराजकता के बीच अमरवीर गुर्राया और मुंह भर खून थूक दिया। खून की मछली जैसी फिर भी मीठी महक ने उसे केवल उत्साहित किया और उसके खून को गर्म कर दिया। शुद्ध यांग चालें उसकी नाड़ियों के भीतर एक अकल्पनीय गति से काम करना शुरू कर दी। उसकी हड्डियों से आती झुलसाने वाली भावना उसके पूरे शरीर में फैल गई, जिससे अमरवीर की त्वचा आग जैसी हो गई। यह ऊर्जा पहले की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत लग रही थी। गरज। अमरवीर जिसे लात मारी जा रही थी, वह अचानक परेशान हो गया, फिर उसके उन्मादी कार्य कई गुना अधिक भयंकर हो गए। हवा में कूदकर उसने लात मारी और 2 अनुशासन शिष्यों के सिर पर लगी। इसके बाद दर्द की 2 चीखें आईं, क्योंकि वे लड़खड़ाकर पीछे हट गए। लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, एक और व्यक्ति हत्यारे इरादे का उत्सर्जन करते हुए उसकी टांग पकड़ने में कामयाब रहा। फिर उसे एक फटे कपड़े की तरह फेंकते हुए उन्होंने अमरवीर को फेंक दिया, जिससे वह दीवार से जा टकराया। दर्द से कराहते हुए उसने महसूस किया कि उसके 5 अंग पलट गए। संघर्ष करके उठते हुए अमरवीर ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और मंद रोशनी वाले कमरे में स्थिति का जायजा लिया। यह एक बंद निजी कमरा था जिसमें 5 अनुशासन शिष्य थे। उनके अभी हुए आदान प्रदान और उनकी विश्व ऊर्जा के उतार चढ़ाव से अमरवीर बता सकता था कि उनकी ताकतें प्रारंभिक तत्व के तीसरे चरण के आसपास थीं। लेकिन जिसने उसे दीवार में फेंका था, उसकी विश्व ऊर्जा की आभा ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि वह ऊर्जा परिवर्तन चरण में प्रवेश कर चुका था। 1 बनाम 5। ये तो कहना ही नहीं चाहिए कि उनके साधना स्तरों में भी अंतर बहुत बड़ा था। इस लड़ाई का हार में समाप्त होना तय था। लेकिन अमरवीर केवल मुस्कुराया। इस निराशाजनक स्थिति में उसका दिल केवल और अधिक भयंकर हो गया, भावनाओं से उबल रहा था। तुमने वास्तव में अपनी मर्जी से किसी को घायल करने की हिम्मत की। ऊर्जा परिवर्तन चरण के अनुशासन शिष्य ने उपहास करते हुए कहा, तुम में साहस की कोई कमी नहीं है। बाकी 4 लोग उसके पीछे खड़े थे, अमरवीर को ताना मारते हुए देख रहे थे।
उन्हें कैलाश का आदेश मिला था कि अमरवीर को ठीक से सबक सिखाया जाए, जब तक कि वे उसे मार न दें। अप्रत्याशित रूप से अमरवीर ने पहले हमला किया था और उनमें से एक को अनजान में पकड़कर घायल कर दिया था, जिससे उन्होंने बहुत अपमान खो दिया था। हे, अपनी पीठ दीवार की ओर करके अमरवीर की खून से लाल आंखें उन पांचों पर घूम गईं और उसने बर्फीले ठंडे लहजे में कहा, तुम लोगों को हमला करने की अनुमति है, तो मैं पलटवार क्यों नहीं कर सकता। वह ऊर्जा परिवर्तन चरण का अनुशासन शिष्य अपनी बुरी हंसी नहीं रोक पाया। तुम वास्तव में काफी चतुर हो, क्योंकि तुम पहले से ही जानते हो कि हम क्या सोच रहे हैं। तुम क्यों नहीं आज्ञाकारी रूप से हमें तुम्हें पीटने देते हो, ताकि हम छोटे मालिक विवेक के अस्वस्थ गुस्से को बाहर निकालने में मदद कर सकें। अगर तुमने विरोध करने की हिम्मत की तो तुम एक हाथ या पैर खो सकते हो। तुम आकर कोशिश कर सकते हो। अमरवीर ने उन्हें ठंडे बस्ते में देखा। जिद्दी सुअर, जाओ उसे पीटो। उस आदेश के तहत वे पांचों फिर से बाहर निकले। उनके हाथ बिना किसी हिचकिचाहट के भयंकर थे। अपनी साधना के साथ उनके पास पर्याप्त से अधिक ऊर्जा होगी, कुछ बची हुई भी होगी क्योंकि वे अमरवीर का ध्यान रख रहे थे। इसलिए जैसे ही पांचों ने अमरवीर को सबक सिखाने के लिए छलांग लगाई, ये स्वाभाविक रूप से एक आसान काम था। लाइक और सब्सक्राइब करें। अगला सफर सिर्फ नॉवल ऑफ वर्ल्ड पर। थैंक यू।